हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 15 से 16 क्वेश्चन हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि पीपीएससी की 3.0 चाहे 4.0 हमारे द्वारा तैयारी कराई जा रही है। जीके जीएस की टेस्ट सीरीज हमने हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नाम मात्र शुल्क में जो सर्वर चार्ज हमारा, उस पर हमने आपको टेस्ट देने का प्रयास किया है। पूरे 20 टेस्ट के आसपास हमने इसमें विद्यार्थियों टेस्ट दे रखे हैं। पिछली बार में हमारे 500 से 600 विद्यार्थियों ने इसने ज्वाइन किया था और उनको काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है टेस्ट सीरीज। ₹5 जो सर्वर चार्ज है इसमें हमने देने का प्रयास किया, क्रांति लाने का प्रयास किया विद्यार्थी शिक्षा की जगत में। एनसीईआरटी 6 से 12 पर आधारित है। आप सर्वर चार्ज में नाम मात्र शुल्क में एप्लीकेशन का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से साइंस की टेस्ट सीरीज है और फुल कोर्स भी हमारे एप्लीकेशन पर नाम मात्र के शुल्क में चल रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज जीके जीएस पार्ट बी के लिए भी लाभदायक है। 6 से 8 के जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। पहला प्रश्न है हमारा आज साइंस के अंदर, बात करते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? श्यानता आप जानते हैं, द्रव के जो बहने की प्रवृत्ति होती है उस गुण का जो विरोध होता है, उस गुण के जो विरोध होता है उसी के माप को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ठीक है, तो श्यानता की बात आती है कि जो ताप बढ़ाने के साथ में, यानी श्यानता क्या होगी? बहने का विरोध का मतलब, जैसे एक होता है पानी बह रहा है, यहाँ से आपने पानी गिराया और फटाफट से बह करके नीचे आ गया। अब एक आपने गिराया यहाँ से शहद और ये नीचे गिरेगा, क्या आप बताइए विद्यार्थियों, क्या पानी जल्दी आएगा या शहद आएगा? जाहिर सी बात है पानी जल्दी आएगा, शहद धीरे धीरे लुढ़केगा। यानी इसके जो लुढ़कने का, इसके बहने का जो विरोध हो रहा है उसकी माप को ही हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। यानी एक चीज़ ये समझ में आएगी, जो गाढ़े द्रव होंगे, जो गाढ़े पदार्थ होंगे, उनकी श्यानता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अब बात आती है ताप बढ़ाने पे क्या होता है। तो ताप बढ़ाने पे क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो उसके अणुओं की क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर अच्छे अच्छे लोग भागने लगते हैं। तो जल के अणु हो चाहे किसी पदार्थ के अणु वो क्या करेंगे? भागेंगे। भागेंगे तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बहेगा। तो श्यानता का मान क्या होगा? ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा ताप बढ़ाने के साथ साथ। तो ताप बढ़ाने के साथ द्रव की जो श्यानता होती है वो क्या होती है? घटती है। ठीक है, और बहने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। जैसे आपने पानी को भी देखा होगा, किसी चीज़ को आप घोलते हो पानी में, तो एक ठंडे पानी में घोलो और एक आप गर्म पानी में शक्कर को घोलो या नमक को घोलो, कौन जल्दी घुलेगा? गर्म पानी में जल्दी घुलेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जल के अणुओं की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा विद्यार्थियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप ध्यान में रखिए। अगला हमारा कूट वाला प्रश्न है। चलिए चारों ऑप्शन को ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। मिलान करना है, इसी बात है। भौतिक राशियाँ हैं और इकाई है। पहला है हमारे ए, त्वरण है। त्वरण की हमारे को इकाई देखनी है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बात आती है विद्यार्थियों। त्वरण का इसमें दे रखा है, इसमें आप किसी का भी मीटर प्रति सेकंड और नहीं आ रहा है विद्यार्थियों, तो मीटर प्रति सेकंड नहीं है ये, इस पर पावर आप 2 लगाइएगा, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो आप ए को मिला दीजिए 4 से, तो मैंने पावर लगा दी इस पर, आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समझिए इसको। अब बात आती है हमारा अगला बल। बल का मात्रक हमारे न्यूटन होता है। ठीक है, ये सब जानते हैं। तो ए में तो हमारा हो गया विद्यार्थियों इसमें 4 नंबर। बी में बात कर लेते हैं, बल का मात्रक हो जाएगा हमारा 3। कृत कार्य, यानी कार्य की बात कर रहा है सी, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। चाहे ऊष्मा हो चाहे ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होता है? हमारे जूल होता है, तो 1 हो जाएगा। और आवेग का हमारा बचा क्या? फिर हमारे न्यूटन इंटू सेकंड, यानी डी में हमारे आ जाएगा विकल्प नंबर 2। तो 43/12 हमारे जिस विकल्प में आ रहा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए विकल्प नंबर 3 में हमारे उपस्थित है 43/12। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी ईईजी। एक होता है ईसीजी विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो आपके हृदय की जो ईसीजी की जाती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, और मस्तिष्क का जब ग्राफ लिया जाता है तो उसको ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया आपको कि ये किसके लिए होता है। तो हृदय के लिए तो ईसीजी है, और आपके मस्तिष्क के लिए क्या होता है? ईईजी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती हैं? ठीक है, स्वेद ग्रंथियाँ आप जानते हैं, त्वचा में बात कर रहा है, तो ये क्या होते हैं कि स्वेद ग्रंथियाँ, जिनसे क्या होता है कि एक प्रकार से इनके द्वारा स्राव जो होता है वो सिक्रेशन किया जाता है। तो इनकी प्रकृति जो स्वेद ग्रंथियाँ होती है जो त्वचा में पाई जाती है, इनकी जो होती है प्रकृति वो एपोक्राइन प्रकार की होती है। ये बहुत सारे प्रकार की अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, होलोक्राइन, मीजोक्राइन, एक्राइन। ठीक है, तो इसमें से स्वेद ग्रंथियाँ जो एपोक्राइन प्रकार की होती हैं, इसकी व्याख्या एक बार डिस्कस कर लेते हैं विद्यार्थियों। स्वेद ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होती है। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसका कुंडलित भाग पसीना या स्वेद स्रावित करता है।
जिसमें जल, लवण एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ये शरीर में जल तथा लवण का संतुलन बनाने में सहायता करती है। तो इसका काम भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर उपस्थित होती है? त्वचा में उपस्थित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव मादा में निषेचन का स्थान है। यानी जब आपके निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन किस जगह पर होता है? योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडाशय में होता है। तो विद्यार्थियों, अंडे का निर्माण आपके अंडाशय में होता है और अंडवाहिनी के अंदर आपके क्या होता है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। अंडवाहिनी में भी मैं बता देता हूँ आपको विद्यार्थियों, इस्थमस और इलियम और इस्थमस के संधि स्थल पर, यानी अंडवाहिनी आपकी इस प्रकार की है, इसमें ऐसा सकड़ा रास्ता आता है, इलियम और इस्थमस, इसके जॉइंट स्थल पर क्या होता है विद्यार्थियों? निषेचन की क्रिया होती है। इसके बाद आगे बढ़ जाने पर जब अंड कोशिका आगे निकल जाती है तो निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? यानी प्रतिवर्ती चाप जो होता है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया में, तब उसका सही क्रम क्या है? पहला है आपके मांसपेशी, उससे प्रेरक न्यूरॉन, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन और मेरुरज्जु। क्या ये क्रम सही है क्या? तो प्रेरक न्यूरॉन बाद में आता है विद्यार्थियों, संवेदी न्यूरॉन तो सूचना ले जाएगा, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। अगला बात करते हैं, मांसपेशी है, संवेदी न्यूरॉन है, मेरुरज्जु है, फिर प्रेरक न्यूरॉन है, फिर अभिग्राही है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अभिग्राही यानी ग्राही अंग तक तो न्यूज पहुँची नहीं है। तो बात आती है अभिग्राही का मतलब जहाँ से आपके संवेदना शुरू हो रही है, जिसमें ग्राही अंग से जिसके जो संपर्क में आ रहा है, जैसे आपका हाथ हो गया, पैर में कांटा लग गया तो आपके पैर जो हो गया, हाथ हो गया, वो आपकी अभिग्राही अंग हो गया। यहाँ से संवेदी न्यूरॉन आएंगे, मेरुरज्जु को इसका सिग्नल ले जाएंगे, मेरुरज्जु से प्रेरक न्यूरॉन वापस जो भी संवेग है वो लेकर के आएंगे कि क्या काम करना है उसके विरुद्ध, और फिर वो मांसपेशी में आकर के, जो अभिग्राही अंग की मांसपेशी में आकर के प्रेरक न्यूरॉन संकेत लेके आएगा। तो विकल्प नंबर 3 ही हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें विकल्प आंसर सही है नहीं, तो इसलिए एक ही आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है महिला में तो उसकी प्रेगनेंसी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जब भी प्रेगनेंसी होती है महिला में तो आपके HCG हार्मोन आपके स्रावण होता है बॉडी में, और ये जब टॉयलेट के अंदर, यूरिन के अंदर इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसकी उपस्थिति से पता लगाया जाता है कि महिला का गर्भधारण किया हुआ है या नहीं है। तो आपको इसमें किस परीक्षण किया जाता है? तो HCG हार्मोन के द्वारा पता लगाया जाता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इसका पूरा नाम हो जाएगा HCG का। ठीक है, तो किस हार्मोन की उपस्थिति से पता चलता है प्रेगनेंसी है या नहीं? HCG हार्मोन की उपस्थिति से पता चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एंजाइम को आणविक कैंची, ठीक है, आणविक कैंची कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके ये DNA वाले चैप्टर से। लाइगेज एंजाइम, ये तो DNA के टुकड़ों को जोड़ता है। एमाइलेज आपके मुंह में पाया जाता है। ट्रांसपेप्टाइडेज ये आपके प्रोटीन में उपस्थित है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक होता है आपके एक्सोन्यूक्लिएज जो DNA को सिरों से काटता है, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज जो बीच में से DNA को कट लगाता है नए जीन को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज चौथे नंबर का विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये DNA को खंडों में विभाजित करता है, दो तरीके से करता है। जैसे DNA इस प्रकार से है तो सिरों से काट लगाना है तो एक्सोन्यूक्लिएज, जहाँ बीच में से कुंडल में से कट लगाना है तो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम काम आता है। ये आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है। तो पहला है आपके पीनियल काय, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या हाइपोथैलेमस। तो पीनियल काय को क्या करते हैं विद्यार्थियों? जैविक घड़ी यानी दैनिक लयबद्ध के जो काम हैं, जैसे समय पे उठना, समय पे सोना, ये सारी चीज़ें आपके क्या होती हैं, जो दैनिक लयबद्ध तरीके से जो आप काम करते हैं रोजाना, उनको पीनियल काय के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आगे डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। पीनियल काय पश्च मस्तिष्क की एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि सोने, जागने तथा मौसम गतिविधियों का नियंत्रण करती है। ठीक है, याद रखिएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था, यानी आपके जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 अवस्थाएं, इसमें सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी होती है समसूत्री विभाजन में? तो आपके विकल्प नंबर 1 से हो जाएगा। इसमें प्रोफेज जो होती है वो सबसे बड़ी प्रावस्था होती है। ठीक है, और गुणसूत्रों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो गुणसूत्र मोटे ताजे आपके मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं, इसमें इसका क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये। जो मेंढक का जो लार्वा होता है,
ठीक है, टेडपोल कहलाता है मेंढक का लार्वा। तो उसमें उसके वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। ये कायांतरण का नियम किसके हार्मोन के द्वारा आपके कंट्रोल होता है? पहला विकल्प आपके थायरोक्सिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा, मेंढक के लार्वा में जो वयस्क में इसका रूपांतरण होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। तो इसके द्वारा ही इसका आपके जो होता है वो कायांतरण कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है हमारे, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, जाहिर सी बात है एक चीज़ ध्यान में रखिए, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या जिसकी भिन्न भिन्न होगी वही क्या होगा, आपका समस्थानिक होगा। द्रव्यमान संख्या का मतलब परमाणु एक प्रकार से भार, एटॉमिक मास होता है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न तो समान कौन हो जाएगा, परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपने द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न कर दिया तो वो तो आपके हो जाएगा आपके समस्थानिक, इसका उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके समभारिक, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या किसमें भिन्न आ रही है वो विकल्प हमें देखना है। परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, तो बात गलत हो गई ये भी, पहला विकल्प। परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, तो विकल्प नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। परमाणु भार में नाम से आया है, जो मैंने द्रव्यमान संख्या बताया आपको, तो इसको ऐसे लिखते हैं जैसा इसमें लिखा भी है। तो परमाणु भार का है या द्रव्यमान संख्या है, तो ध्यान में ये रखना है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न जिसमें होगी वही आपके समस्थानिक होगा। और दूसरी चीज़ तो इसमें समान होगी जो कि आपके परमाणु क्रमांक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात है। मैग्नीशियम सल्फाइड की बात कर लेते हैं, तो सूत्र बनेगा इसका Mg+2 होता है, सल्फाइड में भी 2 होता है, दोनों कट जाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो मैग्नीशियम सल्फाइड ये सूत्र हो गया। अब बात आती है कि ये कह रहा है कि इसके भार का अनुपात लिखिए, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे इसमें आपके मैग्नीशियम का तो हो जाएगा 12, इसका परमाणु क्रमांक है, तो 12 दूनी 24, ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो गई, अनुपात। उसके बाद सल्फर है, आप ज्ञान में रखिएगा कितने नंबर पर आता है, फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, 16 दूनी 32। अब भाग जाएगा 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 3:4, 3:4 आपकी जिस भी विकल्प में है वो आपके सही हो जाएगा। चौथा नंबर का विकल्प आपके सही है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी अवयव कौन कौन से, यानी लोहे पर जब जंग लगता है तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत कंपोनेंट्स की हमें पड़ती है तब जाके लोहे पर जंग लगता है। तो पहला है CO2 H2O, ऑक्सीजन H2O, ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके विकल्प नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में आपके जंग लगता है। देखिए इस व्याख्या में भी इसके साथ क्लियर हो रहा है, ये आयरन है, इसके साथ ऑक्सीजन और जल मिल रहा है, और Fe2O3.XH2O जब ये होता है तो ये जंग का रासायनिक सूत्र हो जाता है, ठीक है। Fe2O3.XH2O, इसमें जंग का रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, फिनोप्थलीन क्षारीय माध्यम में गोल को, यानी फिनोप्थलीन क्षारीय माध्यम के अंदर जब फिनोप्थलीन सूचक को मिलाया जाता है तो ये क्षारीय माध्यम में क्या कर देता है, इसके रंग को क्या कर देता है विद्यार्थियों, गुलाबी कर देता है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों। गुलाबी गोल को, यानी ये खुद सूचक होता है, क्षारीय माध्यम में जब आप इसको मिलाएंगे तो विलयन का जो रंग है वो गुलाबी हो जाएगा इस फिनोप्थलीन सूचक को मिलाने पर। अगला अंतिम प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों, फिजिक्स का सवाल है ये। तो मृग तृष्णा बनने का कारण, मृग तृष्णा आप सब जानते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में जो हिरण को पानी नज़र आता है और वो दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है, वो रेत चमकती हुई उसको पानी के रूप में दिखाई देती है दूर से देखने पर, तो ये घटना किस कारण होती है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तब ये घटना दिखाई देती है। यही घटना हीरे के अंदर भी होती है, जिसके कारण वो निरंतर चमकता रहता है। हीरे में आने वाला प्रकाश प्रवेश तो कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये जो घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, व्याख्या सहित हमारे द्वारा सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नाम मात्र में हमने जो टेस्ट सीरीज चलाने का प्रयास किया है इसको विद्यार्थियों सफल बनाइए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्वाइन करवाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ धन्यवाद।